हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदेश और आज लर्नली इस प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। दिस चैप्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ फनी चैप्टर। इसमें मैथ्स भी है, इसमें फिजिक्स भी है, इसमें कंसेप्ट्स भी है। क्लास 10th के 27 मार्क के फिजिक्स में से 80 मार्क्स में से जो 27 मार्क का फिजिक्स आता है उसमें से भी 8 से 9 मार्क का ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि चार्ज, उसका इंट्रोडक्शन, देन करंट, देन वोल्टेज, देन वी विल बी लर्निंग अबाउट रेजिस्टेंस, वी विल बी लर्निंग अबाउट we say the combination of resistances, then electrical power, how does the current affect the when it flows through the conductor। ये सब चीजें हम देखने वाले आने वाले समय में। किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो उसके बेसिक चीज से करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की, वो शुरू कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर होता है। ऐसा कोई कार्य शायद ही होगा, ऐसा कोई कार्य जो आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना कर लेते होंगे। मोबाइल फोन को चार्ज करना, गीजर से गर्म पानी चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होता है। देन आपको लाइट यूज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी, ईवी व्हीकल्स आजकल आ गए हैं। Each and every aspect of our life is dependent on electricity, is or highly dependent on electricity. That's why I feel that it is the best form of energy that we are able to use. Okay, so starting with the curriculum of the chapter, the first thing that we are going to start or learn is the charge. What is a charge? चार्ज पर जाने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि किसने इन्वेंट किया और कब इन्वेंट किया। इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऐसा फादर नहीं है जिसने उसको इन्वेंट किया, वो डिस्कवरी है। वो पहले से था, इट इज अ डिस्कवरी। ओके, अब ये डिस्कवरी किसने किसने की, बहुत लोगों ने की, बट बहुत ही फेमस लोग जो है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन और है माइकल फराडे। इंडिया में जिसने इसको लाया है वो है जेसी बोस। ठीक है, बहुत सालों से, हजारों सालों पहले पहले से इस पर जो है काम चलते आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोलेंगे अगर तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बोलते हैं कि नहीं, माइकल फराडे थे। ठीक है, कोई बोलता है एडिसन था, कोई बोलता है टेस्ला था। तो उसकी डेप्थ में हम नहीं जाते। ठीक है, हमें हिस्ट्री से वो वाली हिस्ट्री से कोई लेना नहीं है, लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ समझना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए हमें समझना जरूरी है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि एटम क्या होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, एक दीवार है। अब ये दीवार ऐसे लाकर खड़ी तो नहीं कर दी अपन ने, है ना। इसको बहुत सारी ईंट, उसके बाद में सीमेंट, उसके बाद में व्हाट वी से छोटे छोटे स्टोन्स, इनको मिल करके ये पूरी की पूरी दीवार जो है यहाँ पर खड़ी की गई। राइट। अब ये बड़ी सी दीवार का छोटा सा पार्ट जो है वो है ये ब्रिक। अब अगर ये ब्रिक को जूम करूं और ब्रिक का भी छोटा सा पार्ट देखूं तो मुझे छोटा सा एक मिट्टी का एक जो कण है वो दिखेगा। उसको भी अगर मैं तोड़ना चाहूं तो यार शायद ये इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर, राइट। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर, इनडिविजिबल पार्ट भूल गया था, लिख देता हूं। पार्ट ऑफ द मैटर इज नथिंग बट एटम। ये हमें आंखों से नहीं दिखता। ठीक है, नेकेड आंखों से हमें ये नहीं दिखता। ठीक है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, बता दूं कि हमारी आंखों का मेगापिक्सल होता है बच्चा लोग 546 मेगापिक्सल। कोई कैमरा नहीं बनाया आज तक जो आंखों के मेगापिक्सल को तोड़ दे। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज को समझने से पहले हमने एटम की डेफिनेशन को डिफाइन किया। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एज एटम। इज दैट क्लियर? अब चार्ज क्या है? चार्ज इज नथिंग बट व्हाट। नए पेज पे इसको शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, नोट नंबर वन, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है? चार्ज इज नथिंग बट द फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द और ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है या किसी चीज को वो रिपेल करता है या वो कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है।
ठीक है। सो क्या कैसे डिफाइन करेंगे चार्ज को? चार्ज को डिफाइन करना बहुत इजी है। व्हाट इज दैट? फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी, fundamental physical property that causes object to experience the force towards another object obviously। ठीक है। अब चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है। चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। सर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को समझने से पहले हमें एक एटम को समझना है। एटम है, उसके सेंटर में दोस्तों होता है न्यूक्लियस, उसके बाहर होते हैं ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। यहाँ दो, फिर यहाँ चार, फिर यहाँ छह, इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं, राइट। जो चीज सेंटर में है उसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ओके। जो चीज सेंटर में है उसके अंदर भी क्या है? उसके अंदर है प्रोटॉन, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, एंड न्यूट्रॉन जिनका कोई चार्ज नहीं होता। अब बहुत सारे लोग दिमाग में ये चीज लाएंगे कि यार न्यूट्रॉन को कोई चार्ज ही नहीं होता तो उसका काम क्या है, क्यों ले रहे हैं उसको एटम के अंदर में? वो एक ग्लू का काम करता है जो दो प्रोटॉन्स को पकड़ के रखता है। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि चार्ज की वन ऑफ द प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपेल अगर करेंगे तो वहां पर कैसे रहेंगे, एक ही जगह पर कैसे रहेंगे? इमेजिन करिए एक घर में दो लोग, वो बोलते ना एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसा ही है कि एक घर में दो लोग सेम सोच वाले टिक नहीं सकते, क्योंकि ये बोलेगा मेरा सही है, ये बोलेगा मेरा सही है, ये बोलेगा मेरा सही है, ये बोलेगा मेरा सही है। तो उनको बाइंड करने के लिए कोई मीडिएटर होता है घर में, और वही यहाँ पर काम कौन कर रहा है? न्यूट्रॉन उसका काम कर रहा है। न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज नो चार्ज, नो चार्ज। इज दैट क्लियर? इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ओके। तो एक बेसिक एटमिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एक एटम के अंदर में सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर दो चीजें होती है, होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। उसके बाहरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये जो है ना अपना, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ओके। सो पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है? प्रोटॉन। ठीक है। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। ये बात आपने समझ ली, तो आधा चार्ज आपको समझ गया। ठीक है। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज पॉजिटिव, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ठीक है। इसको पेन से याद करेंगे आप, पेन। कैसे याद करेंगे सर? प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव। ठीक है। इज दैट क्लियर? प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव, ऐसे इसको अपन याद कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का एक और काम है, वो स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है एटम के। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है एटम के। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चार्जेस हमने देखे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टी, ये कभी आधा अधूरा आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ऑलवेज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? मैं आपको बताता हूँ। लेट अस से क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे उनको काउंट करना है कितने बच्चे हैं। तो मैं एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5, आई काउंट इट लाइक दैट, राइट। आई नॉट से 1 1.5 1.2 1.8, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। आई नॉट से दैट लाइक दैट, which means that the quantity that we are going to get is rather 1 or 2 or 3. You cannot get 1.5 1.2. Likewise, charges are also quantized. You will not get electron. You will not get half of electron. You cannot get half of electron. You get at least one electron, then two electrons, then three electrons. You cannot get 2.5 electrons also, which means that the charges are always quantized. Okay. So इसका एक फॉर्मूला है, Q is equals to N into E. सर अब Q क्या है? Q is the symbol for the charge. ठीक है। बेसिकली सिंबल है जो दर्शाता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज को। ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। एन क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। एन क्या है?
कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड E इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, और चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड? भैया आप इसको ना पैदा भी नहीं कर सकते, आप इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। आप ये सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, या दूसरे जगह से एक जगह पर आ सकता है, बट आप इसको ना बना सकते हो ना इसको मिटा सकते हो। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स दैट द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके। थर्ड, व्हाट इज थर्ड? अगर एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास में लाया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपेल करने वाले हैं। ऐसे ही अगर दो नेगेटिव चार्जेस को मैंने पास में लाया, ये भी एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, ठीक है। बट अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास में लाऊं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं दोस्त, ठीक है। तो इस पर से तीसरी नंबर की प्रॉपर्टी बनती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Okay, the like charges repel each other while the unlike charges attract each other. Okay, next. उसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसको समझने से पहले मैं आपको चार्ज के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं कि चार्ज का जो सिंबल होता है बच्चा लोग, मैंने अभी अभी आपको बताया 2 मिनट पहले, वो क्यू होता है। इसका SI यूनिट जो होता है बच्चा लोग, इट इज कूलम, COULOUMB, डिनोटेड बाय कैपिटल C, नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर और द डिस्कवरी जिसने उसकी की थी, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका कूलम है, ठीक है। अब बच्चा लोग, आप चार्जेस को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 कूलम का चार्ज है और 3 कूलम का चार्ज है, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 2 + 3, दैट इज नथिंग बट कितना कूलम? इट विल बी 5 कूलम्स। सो चार्जेस कैन बी एडेड, this is called as additive property of the charges, or it is also called as additivity of the charges. ओके, फिर से एक बार, इसका सिंबल क्यू होता है, इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है दोस्तों। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट? कूलम होता है, ठीक है। ओके, अब ये कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो ही प्रकार की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो ये जो है ये स्केलर है, इसे किसी भी दिशा की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? इसे कोई भी दिशा की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए बस। तो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है। अगली चीज जो हमें यहां पर समझनी है वो क्या है? वो है डेफिनेशन ऑफ वन कूलम। वन कूलम की डेफिनेशन है थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें फोर्स आ जाता है कहीं से बीच में, समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाऊं। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया जी एग्जाम में अगर आता है तो एज इट इज आपको इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वन कूलम, वन कूलम is that quantity of charge, is that quantity of charge which when placed near another equal charge, another equal charge at 1 meter distance. What is the distance? The distance is 1 meter. Experiences, wow, experiences, experiences the force of 9 into 10 power 9 Newton. Oh my God. What is this definition, sir? ये तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ने वाली सर कभी, हम इसको रट लेंगे। अरे भैया रटने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो, ये एक चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर है, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर है, या एक चार्ज ऐसा पकड़ लो, इसको अगर मैं दूसरे इक्वल चार्ज के बाजू में ला करके रखता, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ओके। ये दोनों के बीच में ऑब्वियसली लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स होना चाहिए, वो फोर्स होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन,
ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए 9 × 10⁻⁹ तभी जाकर मैं बोल पाऊंगा कि ये चार्ज जो है वो 1 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है? 1 कूलम का चार्ज है। मैं तभी बोल पाऊंगा जब ऐसा कुछ होगा। क्या होगा कि किसी के पास में लाने की वजह से आप एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो कि 9 × 10⁻⁹ का है। ठीक है, 1 coulomb is that quantity of charge which when placed near another equal charge at 1 meter distance experiences the force of 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ सबको? अरे क्या ये क्लियर हुआ? तो चार्जेस की वजह से ना बच्चा लोग दो फिनोमेना होते हैं। ये चार्जेस ना बहुत चुलबुले हैं। जब ठहरते हैं तब भी कोई एक नया आविष्कार कर देते हैं, जब बहते हैं तब भी एक नया आविष्कार कर देते हैं। तो चार्जेस जो है उन पर दो फिनोमिनन टिके होते हैं बच्चा लोग। पहला फिनोमिनन क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला फिनोमिनन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा फिनोमिनन है दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा फिनोमिनन क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेरे पीछे छुप गया होगा इलेक्ट्रिसिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक डेमो आपको दूं अगर मैं, तो बचपन में यार ऐसा ना अपन बालों में अगर तेल होता था तो हम एक प्लास्टिक की स्केल को बालों से घिसते थे और छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास अगर ले जाते थे तो वो पेपर के टुकड़े जो है वो स्केल्स की तरफ खींचे चले आते थे। अभी भी अगर हम कभी चेयर पर बैठे हैं, बहुत देर तक स्वेटर पहन करके चेयर पर बैठे हैं, कोई इंसान अगर हम आकर के हमको हाथ लगाता है तो उसको करंट सा महसूस होता है, छोटा सा एक स्पार्क, राइट? दिस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहां पर चार्जेस रेस्ट पर है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसको क्या कहा जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक और एग्जांपल देता हूं। अभी ठंडी के दिन आएंगे, ठीक है, विंटर्स आने वाले हैं। विंटर्स में अगर आपके यहाँ पे फर वाली ब्लैंकेट होगी तो उसके अंदर ऐसा हाथ, लाइट वगैरह बंद कर लेना, ब्लैंकेट के अंदर में ऐसा हाथ घुमाना ब्लैंकेट के ऊपर, सो दैट फ्रिक्शन इज देयर, राइट? तब आपको छोटे छोटे स्पार्क्स दिखेंगे। दैट इज ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? एक चीज चार्ज को लूज करती है और दूसरी चीज उसको गेन करती है। जिसने लूज किया जिसने लूज किया वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और जिसने गेन किया वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? बेटा, चार्ज जो फ्लो हो सकते हैं ना, वो सिर्फ नेगेटिव चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्जेस कभी भी एक जगह से दूसरे जगह फ्लो नहीं होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ने उनको पकड़ के रखा है ताकत से। जब तक प्रोटॉन को पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने, प्रोटॉन कहीं घूम फिर नहीं सकता। कौन घूम फिर सकता है? पहली स्लाइड पर आपको लेकर चलूंगा। सिर्फ घूम फिर सकने वाला एक ही चीज है, वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये जब मेरे से लूज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत नेगेटिव इंसान, ठीक है, मैं बहुत नेगेटिव इंसान, मेरे से एक नेगेटिव चीज कम हो गई तो मैं पॉजिटिव बन गया, और जिसने वो नेगेटिव चीज ली वो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। तो जो खोता है वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और जो पाता है दोस्तों वो क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ये सिर्फ यही होता है, ठीक है, रियल लाइफ में मत इसको लगा देना। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो नेगेटिव चार्ज को खोता है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, जो नेगेटिव चार्ज को पाता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, क्योंकि उसके पास नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। करंट के दो फिनोमेनन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें डेप्थ में इस साल नहीं जाना है। 11th एंड 12th में बहुत मजा आएगा उसको पढ़ते समय। और मैं बता दूं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझना ज्यादा टफ होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा इस बार जो एम है, इट इज ओनली टू अंडरस्टैंड वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज विच इलेक्ट्रिसिटी बच्चा लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी को अभी ध्यान देने वाले हैं क्लास 10 के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये चार्ज चार्ज जब से आप बोल रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? हाउ मेनी कूलम्स इज वन इलेक्ट्रॉन हैविंग द चार्ज ऑफ? वन इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसा है, इट इज -1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम। ओ माय गॉड, गिनने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिकल्स में काम पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे।
एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। अरे यार ये इक्वल चार्जेस है, बस इनका नेचर अलग है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। प्लस 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। यार ये तो समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 1.602, साइन को जाने दो, साइन सिर्फ ये दर्शाती है कि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मैग्नीट्यूड पर फोकस करो मेरे यारो, किस पर फोकस करो? मैग्नीट्यूड पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप मैग्नीट्यूड पर फोकस करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये हमें निकालना सीखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एज फार एज क्लास 10th इज कंसर्न्ड। ठीक है, तो बच्चा लोग शुरुआत करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज? ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दोस्तों, इट इज 1.6, में उसका अप्रोक्सीमेटली लेता हूं, इंटू 10 पावर -19 कूलम। अब मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू 1 कूलम। कुछ भी मैंने नया नहीं किया है। इस पूरे की पूरी चीज को ना मैं इधर नीचे भेजने वाला हूं। 1/1.6 इंटू 10 पावर -19 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम। अब हमको राइट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से हमारा लेना देना चलेगा। ओके, मैं इसको लिख देता हूं 10 पावर 19 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। सर ये 10 पावर -19 का 19 कैसे हो गया? अरे भैया, ऊपर जब भेजते हो नीचू से कोई भी चीज, तो उसका पावर अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 10 इंटू 10 पावर 18 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, उसके बाद में 10 अपॉन 1.6 को मैं डिवाइड अगर करके देखता हूँ बच्चा लोग, तो मुझे उत्तर मिलता है 6.25 इंटू 10 पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना मेरा एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ओ माय गॉड, 10 पावर 18 इज वाओ, 1 फॉलोड बाय 18 जीरोस। ओ माय गॉड, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठा होंगे तो एक कूलम का चार्ज बनेगा। कितना चार्ज बनेगा? एक कूलम का चार्ज बनेगा। ये प्रूफ एग्जाम में आता है, या ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है। ये भैया जी ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको यही चीज को लेकर के चलना है। सर इलेक्ट्रॉन को तो आपने नेगेटिव चार्ज बताया था। भैया हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। द रीजन इज, हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैंने -2 रोटी खाया। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि मेरे पास -100 रुपीज है। ठीक है, वी व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड और द क्वांटिटी, वी ऑलवेज से दैट इट इज पॉजिटिव। ऐसा क्लियर? क्या ये क्लियर है बच्चा लोग? क्या ये क्लियर है? उसके बाद में चार्ज इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट। क्या बोला था मैंने कि एक एटम होता है, सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे ऑर्बिट्स बाहर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे उनका न्यूक्लियस से नाता जो होता है बच्चा लोग कमजोर होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, उनका नाता इस न्यूक्लियस से थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और ये कमजोरी का रीजन है द डिस्टेंस, ऑब्वियसली, है ना। पास वाले को ज्यादा अच्छे से खींच पाओगे, या दूर वाले को ऑब्वियसली आप पास वाले को ज्यादा अच्छे से खींच पाओगे, उसको पकड़ के रखने की आप में शक्ति होगी। वही हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनको हम अच्छे से पकड़ के रख सकते हैं। फिर थोड़ी दूर जो फ्रेंड्स हो जाते हैं तो वी कैन नॉट होल्ड देम बैक, राइट। अगर उसको किसी और ने इन्फ्लुएंस कर दिया तो वो चल उठ करके दूसरे जगह चला जाएगा। यही होता है यहाँ पर भी। क्या होता है कि लेट अस से एक एटम, और मैंने उसी के बाजू में एक दूसरा एटम भी बना दिया, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस ने बहुत प्यार नहीं दिया किसको? इस इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन को काजू के एटम से ना बहुत अच्छा प्यार मिल रहा था, तो इसने सोचा यार मैं इधर चला जाती हूँ। समझ रहे हो? क्या एक चार्ज फ्लो हुआ? हाँ, और जब चार्ज फ्लो हो सकता है तो हम इसे
कंडक्शन कहते हैं। और जिसके अंदर चार्जेस फ्लो हो सकते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर सकता है इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसका मन हुआ तब चला जाएगा क्या? नहीं, इसके लिए कुछ कारण होता है जिसकी वजह से उसको अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में जाकर बसना होता है। वो कारण क्या है आने वाले समय में देखेंगे। बस इतना समझना है कि अगर चार्ज फ्लो कर सकता है तो उस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। और ये जिसमें होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जिसमें ये नहीं हो सकता, जिसमें चार्ज जो है इधर से इधर या इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर नहीं फ्लो हो सकता, इधर हो सकता था, नहीं हो सकता, ऐसे वस्तुओं को हम इंसुलेशन कहेंगे। जब भी ऐसा नहीं हो रहा है और जैसा जो इसमें होता है उसे हम इंसुलेटर कहेंगे, उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। कंडक्टर, सभी मेटल्स जो है बच्चा लोग वो कंडक्टर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि उसमें चार्जेस बहुत इजीली एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? सभी मेटल्स कंडक्टर, गुड कंडक्टर। सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन गीली चीजें भी आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो, व्हाट आर इंसुलेटर्स? Rubber sheets, gloves, rubber gloves, rubber shoes, then plastic, dry wood, dry air are all the insulators. सर, बारिश के दिनों में बिजली क्यों गिरती है? क्योंकि गीली एयर होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिड एयर होती है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट एक पाथ दे देते हैं चार्जेस को फ्लो होने का, इसलिए बिजली सिर्फ बरसात के दिनों में ही गिरती है। ठीक है, क्लियर है? गर्मी के दिनों में कभी बिजली नहीं गिरते हुए दिखेगी क्योंकि एयर इज ड्राई एंड ड्राई एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज, वी कैन से दैट इट इज एन इंसुलेटर। राइट? इज दैट क्लियर? मैं आपको बताना चाहूँ अगर, तो यहाँ पर इंसुलेटर अगर आपको देखना है तो देखिए, ये जो ब्लैक कलर का वायर कोटिंग जो है ना बाहर का, इट इज इंसुलेटर। और इसके अंदर जिसके जिसके चलते ये माइक काम कर रहा है उसे हम कहते हैं कंडक्टर, जो कि मेटल का बना होता है। जनरली यूज होने वाले कंडक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं के एल्यूमिनियम एंड कॉपर। सर सिल्वर क्यों नहीं? अरे भैया, भारत देश में अगर आप सिल्वर के वायर लगाओगे ट्रेन के ऊपर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए तो वायर बचेंगे क्या? सब लोग चांदी जो है अपने अपने घर ले जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी किसी को। Actually, silver is a lot more costlier as compared to aluminum and copper. That's why we use aluminum and copper or the mixture of both for the transmission, distribution, and generation of electricity. This is what we have seen in the lecture number 1 of this chapter, current electricity, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया, न्यूक्लियस क्या, प्रोटॉन क्या, इलेक्ट्रॉन क्या, एक दीवार के हिसाब से उसको तोड़ करके बताया। फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एक ऑब्जेक्ट को फोर्स एक्सपीरियंस करने में मजबूर करती है। दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पेन से याद करेंगे, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। प्रॉपर्टीज चार है। पहली, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, सिंबल क्यू है, ई इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉन, एन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व का मतलब क्या? कभी ना आप इसको पैदा कर सकते हो ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, इज दैट क्लियर? उसके बाद में हमने देखा दोस्तों, क्या देखा हमने? हमने देखा कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो एडिटिविटी बोलते हैं उसको चार्ज की। उसके बाद सिंबल इसका क्यू होता है। ऐसा यूनिट कूलम होता है, कैपिटल से डिनोट करते हैं। बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती इसकी, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, COULOUMB। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, डायरेक्शन से नहीं। 1 कूलम का डेफिनेशन, वो उतने क्वांटिटी का चार्ज है जिसको आप दूसरे इक्वल चार्ज के पास में रखो तो दोनों के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 × 10⁻⁹ का एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके, चार्जेस की वजह से दो फिनोमिनन होते हैं। पहला होता है करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मैंने एग्जांपल आपको बताया, डिस्कस भी हमने उसको अच्छे से किया। जो खोता है वो क्या, जो पाता है वो क्या। करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस अभी तक नहीं किया है क्योंकि हम सीखेंगे उसको आने वाले समय में। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम, माइनस साइन के साथ। प्रोटॉन का होता है 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का
कितने कूलम्स चार्ज होता है, बट एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नहीं पता, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। ठीक है, उसको आपको याद करना होगा, लिख करके प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर के आप उसका आंसर दे पाएंगे। एक कूलम में 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जो एटम अपने भारी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखता, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर दूसरे एटम में जाने की कोशिश करते हैं, और वो अगर चले गए तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। और जिसमें ये प्रोसेस होती है, जिस भी मटेरियल में ये प्रोसेस होती है, जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी मैटर में ये प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, जिसमें ये नहीं होता, जिसने न्यूक्लियस में पकड़ के रखा है टाइट, देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस वस्तु को इंसुलेटर कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि वायर की बाहरी परत जो होती है ब्लैक कलर की, वो इंसुलेटर है। अंदर जो होता है मेटेलिक कंडक्टर, दैट इज अ कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। This was all about the first class with me, with Learnly, and I hope you like this class. If you like, please subscribe my channel. Also, wait for some classical lectures coming on the way in this chapter, electricity. We'll be also solving some numericals based on the concepts that we are going to take in this class. Thank you so much. Have a great day ahead. Bye. Take care.